हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि अगर आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं तो अगर आप 2026 के मैट्रिक एग्जाम में आप अपेयर होने वाले हैं, 2026 में आप 10वीं की एग्जाम देने वाले हैं, तो एग्जाम देने से पहले जो आपका सिलेबस है, क्लास 10 का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के पैटर्न को आप समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर आप 80% से अधिक मार्क्स लाना चाहते हैं, तो एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ही जरूरी है और सिलेबस को ध्यान में रखकर हमें पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे छात्रों, तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक छोड़ना है, कौन कौन टॉपिक छोड़ना नहीं है, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारे थंबनेल में कह रहा है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 कह रहा है, बिहार बोर्ड 10वीं सिलेबस 2025, मतलब 2025 में बिहार बोर्ड ने अपना सिलेबस में संशोधन किया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इसमें कुछ संशोधन कर दिया है। संशोधन क्या किया है कि बिहार बोर्ड ने जितने भी सब्जेक्ट है, आपको यहाँ 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। पहला मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है। उस सब्जेक्ट में क्या किया है, थोड़ा थोड़ा चैप्टर हर महीना में आपको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा। जैसे में जुलाई सेशन शुरू होता है तो जुलाई में मैथ से बहुपद पढ़ना है, हल्का बहुपद पढ़ना है, फिर अगले मंथ में फिर बहुपद पढ़ना है। मतलब ऐसे करके थोड़ा, मतलब हर महीना में हर चैप्टर की जानकारी देना जो है ना अनिवार्य कर दिया है बिहार बोर्ड। अब समझिए, तो हम समझेंगे कि यहाँ पे बिहार बोर्ड में एग्जाम पूछने का जो पैटर्न है उसको थोड़ा हम देखते हैं, ताकि हमारा तैयारी अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर हो सके और एग्जाम में हम अच्छा मार्क्स ला सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड की एग्जाम में 6 विषय से क्वेश्चन पूछेगा। पहला विषय रहेगा गणित रहेगा, पहला गणित रहेगा। अब यहां पे समझिए, पहला गणित रहेगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा विज्ञान रहेगा, दूसरा विज्ञान से प्रश्न पूछेगा। तीसरा अगर देखा जाए सामाजिक विज्ञान रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए, सामाजिक विज्ञान के बाद अगर देखा जाए तो हिंदी रहेगा, हिंदी रहेगा। हिंदी में जो है ना आपको हिंदी साहित्य भी पढ़ना है, हिंदी लिटरेचर भी पढ़ना है और हिंदी व्याकरण भी इसमें पढ़ना है आपको। इसके बाद अगर देखा जाए तो इंग्लिश भी इसमें रहता है, इंग्लिश रहता है। इंग्लिश भी आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है और इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, ये समझ लीजिए। छठा में अगर देखा जाए तो संस्कृत है भैया। संस्कृत की अगर बात किया जाए तो संस्कृत में भी संस्कृत ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत व्याकरण पढ़ना पड़ेगा और संस्कृत का जो बुक होता है, संस्कृत साहित्य का जो बुक होता है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। मतलब यहाँ 6 सब्जेक्ट जो है ना, 6 सब्जेक्ट से आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न रहेगी और सब विषय का अलग अलग दिन रहेगा आपका जो पेपर। जैसे में गणित की बात किया जाए तो गणित हुआ, विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ। सब जितने भी विषय होते हैं सब 100 नंबर का होता है। इसमें भी 100 रहेगा, साइंस में भी 100 रहेगा, विज्ञान में भी 100 रहेगा, इसके बाद हिंदी में भी 100 रहेगा, इसके बाद इंग्लिश में भी 100 रहेगा, समझ जाइए, और संस्कृत में भी 100 रहेगा। टोटल नंबर अगर देखा जाए तो 600 का होता है, लेकिन जोड़ा जाता है बिहार बोर्ड में 500 को लेकर, क्योंकि बिहार बोर्ड में इंग्लिश को निगलेक्ट करके चलता है बिहार बोर्ड, इसीलिए आपका टारगेट है 500। 500 में अगर आपको 450 प्लस नंबर लाना है तो सिलेबस को समझने की जरूरत है यहाँ पे, और एग्जाम पैटर्न की समझने की जरूरत है कि बिहार बोर्ड कैसे कैसे प्रश्न पूछती है, कौन कौन सब्जेक्ट से कितना कितना प्रश्न आएगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न रहेगा, इसके बारे में
जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि गणित की बात किया जाए, मैथ की बात किया जाए, तो मैथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और सब्जेक्टिव में भी बनाने वाला मैथ रहेगा। तो मैथ में मैथ का तो करेक्ट आंसर आता है, करेक्ट आंसर आता है, तो इसमें कोई लोचा नहीं है, 100 में 100 नंबर ले आइएगा, मैथ में 100 में 100 नंबर आ भी जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए विज्ञान, विज्ञान के यहाँ 3 पोर्शन है मेरे प्यारे बच्चों। पहला पोर्शन की अगर बात करते हैं, विज्ञान की अगर देखा जाए, विज्ञान का यहाँ 3 पोर्शन है, विज्ञान का यहाँ 3 पोर्शन है। पहला रहेगा भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान से रहेगा, पहला भौतिकी विज्ञान से रहेगा। दूसरा रहेगा रसायन विज्ञान से रहेगा, रसायन विज्ञान से रहेगा। और तीसरा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों जीव विज्ञान से रहेगा, तीसरा रहेगा जीव विज्ञान से रहेगा, जीव विज्ञान से रहेगा, जीव विज्ञान से रहेगा। मतलब अब यहां पे समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि विज्ञान का यहाँ 3 पोर्शन रहेगा। पहला भौतिकी विज्ञान पढ़ना है, दूसरा रसायन विज्ञान पढ़ना है और तीसरा जीव विज्ञान पढ़ना है। मतलब आपको जो SCERT का बुक है, SCERT का बुक जो है, बिहार बोर्ड का जो बुक है, बिहार बोर्ड का जो बुक है, उसी बुक को आपको फॉलो करना है। मतलब SCERT को बुक को ही आपको फॉलो करना है 10th के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। इसमें अगर देखा जाए, इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहता है, वस्तुनिष्ठ रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। रसायन में भी वही है, जैसा भौतिकी का पैटर्न रहेगा वैसा रसायन का पैटर्न रहेगा। क्योंकि हालांकि क्या है कि यहाँ भौतिकी से सबसे अधिक प्रश्न पूछ लेती है और बायोलॉजी से सबसे अधिक प्रश्न पूछ लेती है, तो केमिस्ट्री को भी ध्यान में रखकर हमें पढ़ने की जरूरत है। मतलब भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को भी हमें अच्छे तरीका से SCERT बुक, बिहार बोर्ड की जो बुक है, उससे ही हमें लाइन बाय लाइन पढ़ के नोट्स बना के अच्छे से हम तैयारी कर सकते हैं। वैसे हम आपको तैयारी एकदम बिल्कुल फ्री में कराएंगे, एकदम चैप्टर बाय चैप्टर समझ जाइए, लेक्चर के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से टोटल चीज आपको हम प्रोवाइड फ्री में कराएंगे। आगे अगर देखा जाए, सामाजिक विज्ञान की अगर बात किया जाए, सामाजिक विज्ञान की अगर बात किया जाए, सामाजिक विज्ञान में 5 पोर्शन पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। सामाजिक विज्ञान में हमें 5 पोर्शन पढ़ना है। पहला देखना है इतिहास पढ़ना है, पहला इतिहास रहेगा। दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा भूगोल रहेगा, भूगोल से प्रश्न पूछेगा। तीसरा अगर देखा जाए राजनीतिक शास्त्र रहेगा, राजनीतिक शास्त्र से प्रश्न रहेगा, राजनीतिक शास्त्र से प्रश्न रहेगा। चौथा अगर बात किया जाए तो अर्थशास्त्र रहेगा, अर्थशास्त्र रहेगा। और 5वां जो है आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन से प्रश्न पूछेगा। मतलब यहां आप समझिए सामाजिक विज्ञान को बिहार बोर्ड ने 5 भागों में डिवाइड करके बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछता है। पहला इतिहास में रहेगा, समझ जाइए, भूगोल रहेगा, राजनीतिक शास्त्र रहेगा, इसके बाद अर्थशास्त्र रहेगा और आपदा प्रबंधन रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो सबसे अधिक से अधिक प्रश्न जो है ना इतिहास से सबसे अधिक प्रश्न पूछी जाती है। मतलब बिहार बोर्ड में
सबसे अधिक इतिहास और भूगोल में से सबसे अधिक प्रश्न पूछ लेती है बिहार बोर्ड। मतलब हमें इतिहास को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है लेक्चर के माध्यम से। उसी प्रकार अगर इतिहास में देखते हैं तो 8 चैप्टर है, भूगोल में 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर को अलग अलग खंड में बांटा गया है। इसके बाद राजनीतिक शास्त्र में 5 चैप्टर है, समझ जाइए। अर्थशास्त्र में 6 चैप्टर है, समझ जाइए। और आपदा प्रबंधन में भी 6 चैप्टर है। मतलब 8 6 14 14 5 19 19 6 24 24 6 30, लगभग हमें 30 चैप्टर पढ़ना होगा, समझ जाइए। एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान में हमें 30 चैप्टर पढ़ना है। 30 चैप्टर हमको पढ़ना है पूरा से पूरा। अगर 30 चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमारा सामाजिक विज्ञान का जो पोर्शन है वह अच्छा, सामाजिक विज्ञान पे अच्छा पकड़ बन पाएगी, एक अच्छी कमांड हो जाएगा। अगर उसी प्रकार इतिहास में देखा जाए तो इतिहास की अगर बात किया जाए, इतिहास की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास की अगर बात किया जाए, इतिहास की अगर बात किया जाए तो इतिहास में आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। अब है कौन कौन चैप्टर, वो थोड़ा हम दिखाइए देते हैं आपको। पहला चैप्टर कहता है, पहला चैप्टर कह रहा है, पहला चैप्टर कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर पढ़ना है आपको, यूरोप में राष्ट्रवाद। उसी प्रकार देखा जाए तो दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ना है, साम्यवाद पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। चौथा देखा जाए तो पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। आगे अगर देखा जाए, पांचवा अगर देखा जाए तो पढ़ना है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका पढ़ना है, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका पढ़ना है, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका पढ़ना है। आगे पढ़ना है शहर एवं शहरीकरण पढ़ना है, शहर एवं शहरीकरण पढ़ना है, शहर एवं शहरीकरण पढ़ना है। आगे अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, आगे अगर देखा जाए, आगे अगर देखा जाए तो व्यापार और भूमंडलीकरण, व्यापार और भूमंडलीकरण पढ़ना है, व्यापार और भूमंडलीकरण पढ़ना है, व्यापार और भूमंडलीकरण पढ़ना है। आगे अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, आगे अगर देखा जाए तो प्रेस और राष्ट्रवाद पढ़ना है, प्रेस और राष्ट्रवाद पढ़ना है, प्रेस और राष्ट्रवाद पढ़ना। अब यहां पे समझिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास में कुल 8 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चैप्टर से लगभग यहां से 20 से 25 प्रश्न सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर प्रश्न पूछेगा। और यही जो सिलेबस है, यह पूरा सिलेबस बिहार पुलिस का सिलेबस है। मतलब सरकार ने बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है ना, बिहार पुलिस के सिलेबस में कन्वर्ट कर दिया है। आप बिहार पुलिस का सिलेबस देख लीजिएगा, सेम टू सेम यही सिलेबस है। 9th और 10th का सिलेबस है SCERT का। अगर आप 10th को बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन की एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा।
पहला कह रहा है नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है हमें। आगे अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, दूसरा चैप्टर कह रहा है सोशलिस्ट एंड सोशलिज्म, मतलब समाजवाद एवं साम्यवाद, समाज में कैसा स्थिति है, समाज की स्थिति के बारे में पढ़ना है इसमें। आगे पढ़ना है इंडो चाइना एरिया, मतलब हिंद चीन क्षेत्र में, मतलब इंडिया और हिंदुस्तान और चाइना के क्षेत्र में जो बड़ा आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन को तीसरा चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इंडो चाइना एरिया या हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। आगे अगर देखा जाए भारत में राष्ट्रवाद, अब समझिए, अब इस जितने भी चैप्टर है, 8 चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों, जितने भी 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, मतलब नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, मतलब नेशनल मूवमेंट की अगर बात किया जाए, नेशनल मूवमेंट की बात किया जाए, यहां से सबसे अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेगा बिहार बोर्ड। मतलब चौथा चैप्टर इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक चैप्टर है। इस चैप्टर को आप एससीईआरटी के बुक के माध्यम से लाइन बाय लाइन आप रीडिंग देकर पढ़िएगा, क्योंकि यहां से डीप में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे अगला कह रहा है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, मतलब इकोनॉमिक सेक्टर एंड ट्रेड सेक्टर पढ़ना है आपको। अगला है शहर, सिटी एंड अर्बन के बारे में पढ़ना है आपको। अगला पढ़ना है ट्रेड, मतलब व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में, लैंड के बारे में पढ़ना है इसको। आगे है प्रेस और राष्ट्रवाद, मतलब प्रेस और नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इतिहास के कुल 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर को आपको बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ना चाहिए, और मैं आपको बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाऊंगा, एकदम लेक्चर के माध्यम से आपका दिमाग फ्रेश कर दूंगा, समझ जाइए। उसी प्रकार अगर भूगोल में देखा जाए तो भूगोल में भी कई चैप्टर पढ़ना है। भूगोल में भी अगर देखा जाए तो 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला अगर देखा जाए तो भारत में संसाधन का उपयोग, भारत में संसाधन का उपयोग पढ़ना है। भारत में संसाधन का उपयोग पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों, भारत में संसाधन का उपयोग पढ़ना है। दूसरा देखा जाए तो दूसरा पढ़ना है कृषि, कृषि पढ़ना है। तीसरा अगर देखा जाए तो परिवहन एवं संचार, परिवहन एवं संचार के बारे में पढ़ना है, परिवहन एवं संचार के बारे में पढ़ना है। आगे अगर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्ले, परिवहन एवं संचार के बाद अगर देखेंगे तो आगे पढ़ेंगे बिहार की कृषि, बिहार के कृषि, बिहार के कृषि, बिहार के कृषि एवं पशुपालन के बारे में पढ़ना है, कृषि एवं पशुपालन के बारे में पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों। पशुपालन के बारे में अब समझिए। अब देखिए आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है जीव एवं वन्य जीव, वन्य जीव एवं वनस्पतियां, वन्य जीव एवं वनस्पति के बारे में पढ़ना है, वनस्पति के बारे में पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों। और लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम, लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम मानचित्र के बारे में, मानचित्र, मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, मानचित्र के बारे में। मानचित्र के बारे में पढ़ें मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों।
भूगोल की अगर देखा जाए, भूगोल पे थोड़ा गौर किया जाए तो भूगोल के एक कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसी चैप्टर को अलग अलग खंड में बांटा गया है, अलग अलग खंड में बांट दिया गया है ताकि पढ़ने में आसान हो, ताकि हमें समझने में, टॉपिक को क्लियर करने में आसान हो। लेकिन हम डायरेक्ट चैप्टर के नाम लिख दिए। पहला अगर देखते हैं, पहला चैप्टर कह रहा है कि भारत में संसाधन का उपयोग। संसाधन का उपयोग मतलब संसाधन क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिन सारी वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको ही संसाधन कहते हैं। ये बोर्ड भी क्या है? संसाधन है। ये मार्कर भी क्या है? संसाधन है। ये कपड़ा भी क्या है? संसाधन है। मतलब दुनिया की वे तमाम वस्तुएं जिसको हम उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। तो संसाधन का उपयोग पढ़ेंगे भारत में। दूसरा पढ़ेंगे कृषि, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, भारत की कृषि के बारे में पढ़ेंगे और इसी कृषि में भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, समझ जाइए। अगला है परिवहन एवं संचार। भारत के परिवहन की जो व्यवस्था है, सड़क है, रेल मार्ग है, समुद्र मार्ग है, इस सब के बारे में हमको पढ़ना है तीसरा चैप्टर में। आगे अगर देखा जाए, अब देखिए यहाँ पे बिहार के कृषि एवं पशुपालन, बिहार के कृषि के भी बारे में पढ़ना है हमें चौथा चैप्टर में। पांचवा चैप्टर कह रहा है वन्य जीव एवं वनस्पति, मतलब वन्य जीव के बारे में आपको पढ़ना है पांचवा चैप्टर में। और छठा चैप्टर में आपको मानचित्र के बारे में पढ़ना है। मतलब एक कुछ टॉपिक है भूगोल का, एक कुछ चैप्टर है भूगोल का जो आपको कंप्लीट करना है। यहां से अगर देखा जाए तो 12 से 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन जो है ना पूछ लेती है बिहार बोर्ड। तो इसको भी बहुत अच्छे ढंग से हमें पढ़ाई करना है, समझ आइए। SCERT आपको बार बार बोल रहे हैं, SCERT को बुक को फॉलो करना है, समझ जाइए। वैसे तो हम पढ़ाएंगे लेकिन खुद से बुक को रीडिंग देना है। आप जितना रीडिंग कीजिएगा ना बुक को, उतना आपके अंदर नॉलेज इंप्रूवमेंट होगा। टीचर के पढ़ाने से वह टीचर एक माध्यम है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी करके, बुक रीडिंग करके आप नॉलेज को आप अपने मतलब ज्ञान को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और देखते हैं कि अगर आप अगर बुक रीडिंग नहीं कीजिएगा, समझ आइए, तो आपका बेसिक कमजोर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप पढ़ाई करते हैं या कोई भी बुक हो तो उसको छोटी छोटी बात पे भी गौर कीजिए, कॉमन बात को सोचिए, नोटबुक में नोट कीजिए। और जहां समझ में नहीं आ रहा है, अपने शिक्षक वगैरह जो भी माध्यम है समस्या हल करने का, उससे आप समस्या हल कर सकते हैं। आगे अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, उसी प्रकार अगर राजनीतिक शास्त्र में देखते हैं, राजनीतिक शास्त्र में अगर देखा जाए, राजनीतिक शास्त्र में भी हमें 5 चैप्टर पढ़िए लेना है। राजनीतिक शास्त्र में भी हमें 5 चैप्टर पढ़ना है। राजनीतिक शास्त्र में हमें 5 चैप्टर पढ़ना। अब देखिए, आप कहिएगा सर जी बिहार बोर्ड में जो राजनीतिक शास्त्र वाला जो चैप्टर है वो आपको बिहार में कोई शिक्षक आपको नहीं पढ़ाएगा बढ़िया से। SCERT की अगर बात किया, SCERT में जो बिहार बोर्ड का जो पॉलिटी है, वो पॉलिटी बहुत लेंदी वाला जो है ना, लगता है टीचर को बहुत लेंदी है, तो इसको निगलेक्ट कर देता है। लेकिन हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। इतना बढ़िया से तुमको हम पॉलिटी पढ़ाएंगे ना बउआ हो, कि समझ जाओ कि सातों फेरा तक आपको याद रहेगा राजनीतिक शास्त्र। इतना मजा आता है पढ़ने में पॉलिटी, राजनीतिक शास्त्र ना, जितना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को इसके सामने सब फीका पड़ जाएगा पॉलिटी पढ़ने में। इतना मजा, दिलचस्पी वाले, मतलब आपका जो है ना, आपका जब पढ़िएगा पॉलिटी तो आपका दिल बल्ले बल्ले हो जाएगा, बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो पहला चैप्टर देखेंगे सत्ता में साझेदारी। सत्ता मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों शक्ति। सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी पढ़ेंगे। सत्ता में साझेदारी, साझेदारी का मतलब होता है कि आप सत्ता में आने के लिए
शासन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साझेदारी करना पड़ेगा। मतलब सत्ता को अलग अलग भागों में बांटकर शासन किया जाता है, सत्ता की साझेदारी। जैसे केंद्र सरकार की सत्ता अलग है और राज्य सरकार की सत्ता अलग है। राज्य सरकार पे सिर्फ राज्य के अधिकारी का ही अधिकार होता है। राज्य सरकार में सुन लीजिए, राज्य सरकार की अगर बात किया जाए तो राज्य सूची में आता है और केंद्र सरकार जो है वह केंद्र सरकार की केंद्र सूची में जाता है। मतलब सत्ता में साझेदारी, मतलब यहां सत्ता को क्या करना है, बांट बांट कर शासन करना है और देश को विकास करना है। जैसे सबसे ऊपर में अगर बात किया जाए तो सबसे ऊपर में हमारा केंद्र सरकार है, सबसे ऊपर में केंद्र सरकार है भैया। और उसके नीचे अगर देखा जाए तो उसके नीचे राज्य सरकार है और राज्य सरकार के भी नीचे एक सरकार है, स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार के स्थानीय सरकार के जो प्रमुख मुखिया होता है, जिसको पंचायत लेवल पर स्थानीय सरकार का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 साल पे प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, समझ जाइए। उसी प्रकार जितना भी चुनाव होता है यह प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता जो है ना प्रतिनिधि को चुनती है ताकि हम पे शासन करे और हमारा विकास करे। तो सत्ता में साझेदारी पहला चैप्टर पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, सत्ता में साझेदारी। दूसरा पढ़ना है सत्ता में कार्यपालिका की भागीदारी। दूसरा चैप्टर पढ़ना है, पहला लिख लेते हैं, पहला लिख लेते हैं सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी। दूसरा अगर लिखते हैं हम, दूसरा लिखिए, दूसरा अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी की कार्यपालिका, कार्यप्रणाली। तीसरा अगर देखा जाए लोकतंत्र, अब आया डेमोक्रेसी आ गया। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। अगला है लोकतंत्र की उपलब्धि, लोकतंत्र की उपलब्धियां लिख लीजिए। आगे है लोकतंत्र की चुनौती, ये आपको 5 चैप्टर पढ़ना है पॉलिटी में। पहला है सत्ता में साझेदारी। अब देखिए यहां पे समझिए, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, मतलब सत्ता में जब आ जाइएगा तो कैसे काम कीजिएगा, किसके अंदर में रहकर काम कीजिएगा। इसके बाद लोकतंत्र में क्या संघर्ष है, लोकतंत्र में आपकी क्या भूमिका है वो पढ़ना है। लोकतंत्र की उपलब्धियां, लोकतंत्र में क्या क्या आपका अधिकार है उसके बारे में पढ़िएगा। लोकतंत्र में क्या क्या चुनौती है, लोगों को क्या क्या सामना करना पड़ता है, समझ जाइए। सत्ता की साझेदारी के लिए इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर है, ये 5 चैप्टर आपको पढ़ लेना है आपकी एग्जाम में। ये 5 चैप्टर आपके लिए सफिशिएंट है, काफी है, समझ जाइए। उसी प्रकार अगर देखा जाए अर्थशास्त्र की अगर बात किया जाए, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में भी हमें कई चैप्टर पढ़ना है। जैसे अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स में हमें कई चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर हमें पढ़ना है, सुन लीजिए, ध्यान देके देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला चैप्टर पढ़ना है अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास।
अर्थव्यवस्था का विकास। दूसरा पढ़ना है राज्य एवं राष्ट्र का आय एवं मुद्रा। ये दूसरा चैप्टर है, मुद्रा। तीसरा चैप्टर की अगर बात किया जाए, बचत एवं साख के बारे में पढ़ना है। चौथा चैप्टर अगर देखा जाए तो हमारी वित्तीय संस्था के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा अगर देखा जाए तो रोजगार एवं सेवा के बारे में पढ़ना है। छठा अगर देखा जाए, वैश्वीकरण के बारे में पढ़ना है। और सातवां अगर देखा जाए, उपभोक्ता एवं भोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के बारे में पढ़ना है। ये अर्थशास्त्र में कुल आपका 7 चैप्टर है। पहला अर्थव्यवस्था का विकास, दूसरा राज्य एवं राष्ट्र आय एवं मुद्रा के बारे में पढ़ना है, तीसरा बचत एवं साख के बारे में पढ़ना है, चौथा हमारी वित्तीय संस्था के बारे में पढ़ना है, पांचवा रोजगार एवं सेवा के बारे में पढ़ना है, छठा वैश्वीकरण, पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति है इसके बारे में पढ़ना है, सातवां उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। मतलब अब कोई भी वस्तु को उपयोग कर रहे हैं तो उस पर क्या आपका अधिकार है, क्या उस वस्तु को कैसे आप संरक्षण कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। यहाँ से भी 10 से 12 प्रश्न जो है ना, सरकार 10 से 12 क्वेश्चन जो है ना बीएसईबी पूछ लेती है मेरे प्यारे रसगुल्ले। तो इसको भी ये जो है ना ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है इसको पढ़ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान शब्दों में एकदम सिंपल भाषा में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसे रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, कल्पना करने से भी आसान है। अर्थशास्त्र बहुत ही इजी है, आप बिना टीचर के भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं बुक रीडिंग के माध्यम से, कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। हार्ड आपका है हिस्ट्री थोड़ा समझना पड़ेगा और भूगोल आपको समझना पड़ेगा, हिस्ट्री समझना पड़ेगा और राजनीतिक शास्त्र। ये 3 गो सब्जेक्ट पे आपको जो है ना अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये 3 जो है ना, तीनों लेंदी सब्जेक्ट है 10th का, सबसे ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट है हिस्ट्री, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है। ये जो हलवा है अर्थशास्त्र उतना हार्ड नहीं है, आराम आसान है, निकल जाएगा। आगे अगर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ना। आपदा प्रबंधन के बारे में अगर देखते हैं, आपदा प्रबंधन के अगर बारे में देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम गौर करते हैं तो यहां से लगभग 10 क्वेश्चन जो है ना यहां से प्रश्न पूछ लेता है आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन की अगर बात करते हैं तो पहला चैप्टर पढ़ना है आपदा प्रबंधन का परिचय। आपदा प्रबंधन का परिचय के बारे में पढ़ना है, परिचय की आपदा प्रबंधन होता क्या है। दूसरा पढ़ना है भूकंप एवं सुनामी, दूसरा चैप्टर पढ़ना है भूकंप एवं सुनामी। दूसरा पढ़ना है दूसरा है बाढ़ एवं सुखाड़ के बारे में पढ़ना। तीसरा पढ़ना है भूकंप एवं सुनामी के बारे में पढ़ना है, भूकंप एवं सुनामी के बारे में पढ़ना है। आगे पढ़ना, जब आपदा का समय आता है, जब आपदा का स्थिति आता है
तो उस समय जीवन रक्षण करना है, जीवन रक्षक आकस्मिक निधि, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, आकस्मिक प्रबंधन, आकस्मिक प्रबंधन के बारे में प्रश्न, आकस्मिक प्रबंधन के बारे में पांचवा पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों, आपदा, आपदा में वैकल्पिक, आपदा में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। मान लीजिए अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया है, उसी क्रैश में जब बहुत सारे लोगों को जान गया तो उसी में लोगों को जान बचाने के लिए संचार का व्यवस्था किया जाता है आपदा के समय में, उसके बारे में पढ़ना है। छठा पढ़ना है आपदा और आपदा और आपदा और आपदा और आपदा और सह अस्तित्व, सह अस्तित्व के बारे में पढ़ना, सह अस्तित्व, सह अस्तित्व के बारे में पढ़ना। ये 6 चैप्टर है आपको मेरे प्यारे साथियों, ये 6 चैप्टर है, ये 6 चैप्टर है आपको पढ़ना है, ये 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। सुन लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, पांचवा है, छठा है। मतलब आपदा प्रबंधन को भी हम ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे सामाजिक विज्ञान का। आपदा प्रबंधन का पहला चैप्टर, आपदा प्रबंधन का परिचय देखना है। दूसरा, बाढ़ एवं सुखाड़, जब बाढ़ आती है, फ्लड आती है एवं सुखाड़ आती है, उस समय हमें क्या करना चाहिए। भूकंप और सुनामी, पृथ्वी को अचानक कांपने और थरथराने की प्रक्रिया को भूकंप कहते हैं। सुनामी का अगर बात किया जाए तो समुद्र में भूकंप आने की प्रक्रिया को सुनामी कहते हैं। तो ये भूकंप और सुनामी के बारे में भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जीवन रक्षक, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, मतलब आपदा के समय में आपको जान बचाना है। क्या करना है, जान बचाना है। जान बचाने के लिए जो भी वस्तु का प्रबंधन व्यवस्था किया जाए वो करना है आपको इसमें। आपदा में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, आपदा के समय में बचने के लिए संचार व्यवस्था का भी प्रबंधन होना चाहिए। आपदा और सह अस्तित्व, मतलब आपदा को बहुत बढ़िया से हमको कंप्लीट करना है। आपदा प्रबंधन को बहुत अच्छे ढंग से हमको देखेंगे आपदा प्रबंधन को। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से भी लगभग अप्रोक्स एवरेज में 10 से 12 प्रश्न पूछ लेती, इसके निगलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो भी मैंने सिलेबस बताया है, आज सिर्फ मैंने सामाजिक विज्ञान के बारे में ही बताया है। अगला वीडियो मैं लेकर आऊंगा, गणित का लेकर आऊंगा, हिंदी का लेकर आऊंगा, संस्कृत का लेकर आऊंगा और इंग्लिश लिटरेचर का लेकर आऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए ठीक है, मैं अब विदा लेना चाहता हूं। आपसे उम्मीद है, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपने तैयारी को जारी रखें और अपने बेहतर भविष्य बनाने के लिए जरूर कम से कम भर दिन में कम से कम जो है ना, आप बुक रीडिंग जरूर करें। अगर आप बुक रीडिंग करते हैं, बुक रीडिंग का हैबिट हो गया, तो समझ जाइए आप सफल हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं। थैंक यू। सिलेबस को जरूर आप जो है ना कवर कीजिएगा, जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा, सिलेबस को ध्यान में रखकर जरूर आप स्टडी कीजिएगा। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।